आपका ही डीएनए है, और अपने ही डीएनए को अपना इम्यून रिस्पॉन्स क्यों जो है वो डिस्ट्रॉय करेगा? अगर अपने ही डीएनए को अपना इम्यून रिस्पॉन्स अगर डिस्ट्रॉय कर देगा तो वैसे भी इंसान जिंदा नहीं रहेगा। इस केस में ये इसको इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो सेंड करते रहता है, हर एक जो भी इसको न्यूट्रिएंट चाहिए वो प्रोवाइड करते रहता है, और वायरस इस तरह से पैरासाइट्स की तरह इसमें लिविंग रहता है, जो ब्लड प्लेटलेट्स को कम करते जाता है। ठीक है, लास्ट अब देखो 12 to 13 ईयर्स के बाद ये पता चलता है आपको किसी को एड्स है, ठीक है, HIV वायरस, किसी को कोई HIV वायरस से इन्फेक्टेड है, HIV पॉजिटिव है, उसके बाद उसको थेरेपी दी जाती है। थेरेपी इसका नाम होता है ART, उसको बोलते हैं एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, दैट इज नोन एज एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, यही अभी इसका इलाज है। तो ये डिपेंड करता है ना, देखो ये डिपेंड करता है उस पर्सन की इम्यून रिस्पॉन्स पे, होता है कभी कभी जो है हम ART उसके बाद ही दिया जाता है। तो लास्टली देखो किसी का इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, और वायरस ने ब्लड प्लेटलेट्स उसके काफ़ी कम कर दिए, 200 समझ लो कि पर मिलीलीटर ऑफ ब्लड कर दिए। ऐसे होता है आपका 1.5 लाख से 3.5 लाख 4 लाख तक ब्लड प्लेटलेट्स का जो काउंट है, ठीक है। लेकिन अगर उसने 200 तक पहुंचा दिया तो उसके जीने की चांस बिल्कुल नहीं, आप उसका कुछ भी कर लो, इज नॉट एबल टू सर्वाइव, ठीक है, दैट पर्सन इज नॉट एबल टू सर्वाइव। उसमें होंगे ब्लड प्लेटलेट्स, अगर आपको मान लो 10,000 या 20,000, इवन जो है 1 लाख से 1.5 लाख से उतना तक है, अगर आपने 50,000 ब्लड प्लेटलेट्स भी है तब भी उसको जिसको अगर एड्स हुआ है, HIV हुआ है, उसको एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी देकर उसके लाइफ स्पेन को बढ़ा दे सकते हैं। परमानेंट क्योर नहीं था, तो परमानेंट क्योर के लिए उसी के लिए जो है वो अभी जो है रिसर्च चल रहा था, इसमें आपने बोला कि वो ठीक हो गया, फिर भी इसके इफेक्ट टाइम टू टाइम आ जाते हैं, इसलिए कि वायरस कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं होता हमारी बॉडी में, ठीक है। अगर एक बार आपके बॉडी में ये हो गया तो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय तभी होगा जब उसका एग्जैक्ट कोई टारगेटेड मेडिसिन हम बनाएंगे उस वायरस के नेचर को समझ के। यू हैव टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द वायरस फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू मेक अ मेडिसिन, ठीक है, टारगेटेड मेडिसिन डायरेक्टली आप उसके ऊपर कोई टारगेटेड मेडिसिन जब आप बनाएंगे तभी वो पॉसिबल है। क्लियर है पॉइंट? तभी वो पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। टारगेटेड मेडिसिन जब तक नहीं रहेगा तब तक वो वायरस को कम्प्लीटली हम खत्म नहीं कर सकते। इसलिए कि जैसे प्लेन हाइजेक आपने सुना होगा ना, वैसे ही हमारे डीएनए को हाइजेक कर लेता है वायरस, हाइजेकिंग, डीएनए हाइजेकिंग जिसको बोलते हैं। क्लियर है सबको? तो नेक्स्ट चीज ये समझ में आया ना? तो देखो आपका RH इनकॉम्पेटिबिलिटी बता रहे थे, आई वाज टॉकिंग अबाउट RH इनकॉम्पेटिबिलिटी। RH इनकॉम्पेटिबिलिटी क्लियर है? तो फादर में आपका क्या हो जाएगा? RH पॉजिटिव, ठीक है, RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। सपोज मदर का जो है वो आपका RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। तो ये जॉर्ज मेंडल ने हेरिडिटी ने इवोल्यूशन में एक्सपेरिमेंट किया था कि RH पॉजिटिव अगर फादर का है और RH नेगेटिव मदर का है तो इनसे जो चाइल्ड ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, ऑफस्प्रिंग जो होगा वो RH कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है जी। तो RH पॉजिटिव होगा। क्लियर है पॉइंट? तो पिछले क्लास में हम आपको एक्सप्लेन भी किए थे कि RH पॉजिटिव होगा तो RH पॉजिटिव क्या करेगा? ये RH नेगेटिव है और ये RH पॉजिटिव है, तो ये इसके अगेंस्ट में मदर का जो ब्लड है तो वो भी एंटीबॉडीज बनाना क्या करेगा? स्टार्ट करेगा। और RH पॉजिटिव फैक्टर मीन्स अब जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा था, जैसे कि मदर्स का प्लासेंटा क्या करता है? एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, यू नो अबाउट दैट। तो प्लासेंटा क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जो भी चाइल्ड के डेवलपमेंट में न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो वो न्यूट्रिशन जो है, समझिए इस बात को, तो वो न्यूट्रिशन जो है वो तो प्रोवाइड करेगा, बिकॉज दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ प्लासेंटा। तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, बट इनके ब्लड में जो मदर्स का ब्लड है उसमें एंटीबॉडीज क्रिएट हो जाएगा। किसके अगेंस्ट में? ये RH फैक्टर के अगेंस्ट में, तो RH पॉजिटिव है, ठीक है। तो RH पॉजिटिव के अगेंस्ट में क्या होगा? यहाँ पे एंटीबॉडीज क्रिएट हो जाएगा, और उस केस में ये इम्यून रिस्पॉन्स, नेगेटिव इम्यून रिस्पॉन्स शो करेगा जो मदर का ब्लड है। और इस केस में हो सकता है चाइल्ड की डेथ भी हो सकती है मदर्स होम में, या ऐसा हो सकता है कि चाइल्ड जो है आफ्टर बॉर्न, ठीक है, उसकी डेथ हो जाए कुछ दिनों के बाद, या ऐसा भी हो सकता है केसेस। इसलिए कि ये एंटीबॉडीज जब क्रिएट करता है तो ये चाइल्ड के
ब्लड में सेंड कर देता है एंटीबॉडीज, ठीक है। तो ये इस केस में जो है वो चाइल्ड डेथ होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं RH इनकॉम्पेटिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है। हीमोलिकेज भी बोलते हैं, ठीक है। हीमोलिकेज मीन्स उसमें ब्लड का भी लीकेज होता है, ठीक है, इसलिए बोलते हैं इसको हीमोलिकेज। इस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आई थिंक क्लियर है ना। तब हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के पहले आपको पढ़ना है लीवर के बारे में। लीवर और पेनक्रियास, ये हम लोग नहीं पढ़े थे, तो लीवर और पेनक्रियास पढ़ने के बाद, लेकिन ऐसा करो ना, सर्कुलेटरी सिस्टम ये भी पढ़ लो, उसके बाद लीवर और पेनक्रियास पढ़ लो, इसलिए कि ब्लड के साथ सर्कुलेटरी सिस्टम आपका सही रहेगा। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका देखो, एक होता है सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होता है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम और ये होता है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। देखो सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें होता है, जैसे कि देखो एक बार क्या होगा, सिंगल में आपको एक ही बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ठीक है, उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड हो तो वापस लौटेगा, अलग अलग चैम्बर नहीं होते। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है एक साथ मिक्स हो जाता है, किसमें, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम में। जैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स व्हाट, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दिस इज नोन एज ऑक्सीजन रिच ब्लड। इसको बोलते हैं कि ऑक्सीजन रिच ब्लड है ये, मतलब इस ब्लड में जो है ऑक्सीजन प्रेजेंट है। क्लियर है पॉइंट। दिस इज ऑक्सीजन रिच ब्लड, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स व्हाट, इसमें जो है वो ऑक्सीजन कम अमाउंट में है, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज्यादा प्रेजेंट है। यू कैन से दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज मिनिमल अमाउंट, ये हो जाएगा ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड। दिस यू कैन से दैट कि ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड, ऑक्सीजन की इसमें कमी है इस ब्लड में। दिस इज नोन एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन की इसमें कमी है। तो देखो इसके ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अलग अलग चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्सअप हो जाता है सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है, ब्लड। लेकिन डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में अलग अलग सेपरेट चैम्बर होते हैं हार्ट में। तो आपको पता है ना कि सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आता है, हार्ट जिसके थ्रू ब्लड क्या करता है, ब्लड जो है पंप करता है हार्ट। तो हार्ट इसमें आता है, तो हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन बींग्स के हार्ट के बारे में। तो ह्यूमन बींग्स जिसमें आते हैं मेमेलिया किंगडम में, तो किंगडम को भी थोड़ा सा हम देख लेंगे इसमें कि कौन कौन से किंगडम में के कितने जो है वो चैम्बर्स होते हैं हार्ट के। इसमें देखो, इसमें आपका 2 चैम्बर्स हार्ट होता है, यू कैन से दैट हार्ट के 2 ही चैम्बर्स होते हैं। तो ये मेनली जो है सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है आपको, या 3 चैम्बर हार्ट में भी होते हैं, मिक्सिंग होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। ये पाया जाता है आपको फिश में, ठीक है, फिश में 2 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है। और बोल सकते हो एम्फीबियंस में क्या होता है, 3 चैम्बर हार्ट होता है। तो एम्फीबियंस में भी ये होता है सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन हम लोग आते हैं मेमेलिया में। मेमेलिया किसको बोलते हैं, मैमल्स मीन्स जिनके पास मेमोरी ग्लैंड हो, दे हैव यंग वंस, ठीक है, तो उनको बोलते हैं मैमल्स। तो मैमल्स जो है वो आपके डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में आते हैं। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में आपके आ जाते हैं मैमल्स। तो मैमल्स में आपके हो जाएंगे, ह्यूमन बींग्स। क्लियर है पॉइंट। तो मैमल्स में आपका हो जाएगा ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट इज इसमें जो होगा वो आपका हो जाएगा एम्फीबियंस, ठीक है। और क्या हो जाएंगे, रेप्टाइल्स भी बोल सकते हो आप, रेप्टाइल्स जो होते हैं, जो रेंगने वाले होते हैं, इनको बोलते हैं रेंगने वाले। कौन से, स्नेक हो जाएंगे आपके, ठीक है, स्नेक और क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के तो सब में हार्ट होंगे ना, सब में तो ब्लड होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, ठीक है। तो जिसमें जो एम्फीबियंस होंगे, जो रेप्टाइल्स होंगे,
उसमें आपका सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, ऑक्सीजन रिच, और ये इनका इंटरमिक्सिंग होता है, मिक्सिंग होता है, अलग अलग सेपरेट चैम्बर नहीं होते। लेकिन डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में इन दोनों का, ऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सेपरेट चैम्बर होता है, सेपरेट चैम्बर होता है। और ये आपका होता है ह्यूमन बीइंग्स में। ह्यूमन बीइंग्स में हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, यू नो अबाउट दिस आई थिंक। तो हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। और इसमें हार्ट के 3 चैम्बर्स होते हैं। और फिश में, अगर आप फिश में भी देखोगे तो फिश में हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर्स होते हैं। तो फिश में जो है वो गिल्स होता है, उसको बोलते हैं गलफड़ा। उसके थ्रू वो ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन उसके गिल्स तक जाता है। देखो एक्चुअल में फिश कैसे ऑक्सीजन लेती है उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। फिश जो वाटर अपने माउथ में एंटर करती है और वो वाटर उसके गिल्स तक जाता है, ठीक है। और वो उसके गिल्स तक जाता है और गिल्स वहाँ से ऑक्सीजन क्या करता है? अब्जॉर्ब करता है। और ऑक्सीजन अब्जॉर्ब करने के बाद वो कहाँ जाता है? वो उसके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाता है। तो वो ऑक्सीजन फिर जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाएगा तो उसका उस ऑक्सीजन से ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, एनर्जी मिलेगा, और उसके बाद वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, एनर्जी प्लस CO2 उसमें आएगा, ठीक है। CO2 रिलीज होगा, रेस्पिरेशन बताए थे ना आपको, भूल गए? तो CO2 रिलीज होगा तो CO2 फिर से वो उसमें मिक्स होके कहाँ पे आएगा? फिर से गिल्स के पास आएगा और उसको एक्सहेल करेगी, कौन? फिश। तो वहाँ पे इंटरमिक्सिंग हो जाता है। समझ में आया ये पार्ट? अब देखो CO2 का जो रेट होता है ना वाटर में डिसॉल्व होने का, वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। ऑक्सीजन से भी जल्दी जो है वो CO2 वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। ऑक्सीजन जल्दी डिसॉल्व नहीं होता, ऑक्सीजन जल्दी डिसॉल्व वाटर में नहीं होता, इसीलिए ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन इस व्हाट बताए थे ना, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसमें हाई ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है। मींस हाई एफिनिटी होती है टुवर्ड्स ऑक्सीजन, यू कैन से दैट। तो वो ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है? कैरी कर सकता है। मीन्स जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा अच्छा आपका, उतना ही ज़्यादा क्या होगा? हीमोग्लोबिन उतना ही ज़्यादा ऑक्सीजन है, उतनी ही अच्छे से आपके बॉडी के हर एक सेल्स को ऑक्सीजन मिलेगा। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? समझ में आया? तो ऑक्सीजन अच्छे से हर एक पार्ट्स को मिलेगा। तो ये हीमोग्लोबिन होता है। देखो जैसे कहा जाता है ना डिफ्यूजन प्रोसेस, डिफ्यूजन प्रोसेस और आपको जो है जिनके बॉडी साइज लार्ज होता है, डिफ्यूजन मीन्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल के बने हुए होते हैं, जिसमें एक ही कोशिका होता है। तो एक ही कोशिका जिनमें होता है उनमें डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन उनको मिल जाता है। एक ही सेल है तो डिफ्यूजन प्रोसेस मीन्स क्या? जब कोई भी चीज़ हायर रीजन से लोअर रीजन की तरफ ट्रैवल करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो डिफ्यूजन प्रोसेस होगा। डिफ्यूजन मेनली गैस या लिक्विड में होता है, ठीक है। जैसे वाटर जो है, आपने वाटर को थोड़ा सा क्या किया? गिराया, ठीक है। तो वाटर आप देखेंगे, आप कुछ देर के बाद वाटर जो वहाँ से ट्रैवल करके वो कुछ और रीजन तक जाएगा। तो जहाँ पे आपने गिराया वो कैसा कॉन्सेंट्रेशन था वाटर का? हाई कॉन्सेंट्रेशन। और कहाँ से जाएगा? लो। तो कोई भी चीज़ हाई से लो की तरफ जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर, टेम्परेचर भी आप देख सकते हो। टेम्परेचर एक का टेम्परेचर ज़्यादा है, दूसरे का टेम्परेचर कम है, दोनों को आप मिक्स करोगे तो दोनों में टेम्परेचर क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। कब तक? जब तक कि दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। उसी तरह से सेम एज आपके फ्रेंड, आप फ्रेंड बनाते हैं, फ्रेंड कैसे बनाते हैं आप समझते हैं? ये फिनोमिना किस फैक्टर पे वर्क करता है? सेम प्रोसेस, ऑस्मोसिस एज वेल एज डिफ्यूजन आप बोल सकते हैं। आपके इमोशंस जो है, ठीक है, जो भी है आपके पास, आपका जो भी टेम्परेचर है, मतलब आपके पास जितनी नॉलेज है, जो भी चीज़ आपके आप जानते हैं वो आपका क्या है? टेम्परेचर है। दिस इज द टेम्परेचर फॉर योरसेल्फ। जो आपका फ्रेंड है अगर उससे, ठीक है, अगर उसका हाई टेम्परेचर आपसे, ठीक है, तो हाई टेम्परेचर है तो आप उसके तरफ क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। तो फ्रेंड जो है बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कि फ्रेंड जो है वो बन जाता तो क्या होता? फिर जो है अच्छा रहता, ठीक है। तो ये आप ऐसा सोचते हैं। तो दिस इज द मेन रीजन। इसके पीछे रीजन यही होता है, सब में टेम्परेचर डिफरेंस वर्क करता है, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हो या किसी चीज़ के प्रति आपका झुकाव है, मीन्स उसका टेम्परेचर आपसे ज़्यादा है। दिस इज द मेन रीजन। अगर गॉड देखो, गॉड किसी के प्रति क्यों नहीं झुकते? इसलिए गॉड का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, वो इन्फिनिट टेम्परेचर है उसमें। इसलिए पूरा दुनिया जो है गॉड की तरफ क्या हो गया? तो दिस इज द मेन रीजन। समझ में आ रहा है पॉइंट? दिस इज द ये रूल जो है ना, ये प्रिंसिपल सब पे वर्क करता है। यू कैन एनालाइज ऑल दिस ऑन अ माइक्रो लेवल। आप माइक्रो लेवल पे इस चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं। जिसका टेम्परेचर आपसे ज़्यादा है वो आपसे कभी दोस्ती नहीं करेगा,
लेकिन आपका टेम्परेचर कम है तो आप चाहोगे कि आप उससे दोस्ती करो, ठीक है, लेकिन वो आपसे नहीं चाहेगा कि आपसे दोस्ती करे, वो अपने से ज़्यादा हाई टेम्परेचर वाले को खोजेगा और उससे वो दोस्ती करेगा। और जब दोस्ती हो जाएगी तो दोनों में टेम्परेचर का क्या होता है, जिसका हाई टेम्परेचर है उसका टेम्परेचर फिर लो होते जाता है और जिसका लो है उसका हाई, टिल जब तक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश ना हो जाए। समझ में आ रहा है पॉइंट? दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? यही होता है एक्चुअल में, आपको लगता नहीं है, यही होता है। दिस एग्जिस्ट इन रियल, ये सबके साथ होता है, ठीक है। देखो आगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस फिश 2 चैम्बर्स, ठीक है, तो फिश में 2 चैम्बर्स होते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस हार्ट में देखो क्या, यस देखो आप हार्ट, यस यू वांट टू से समथिंग। देखो हार्ट का जो है आपको ऐसे आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, बस हम आपको बताने के लिए बना रहे हैं जल्दी से फिगर, अच्छे से ड्रॉ करेंगे तो इसमें टाइम लगेगा, बट आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है जी। समझ में आया? तो ये आपका जो होता है ना, समझे यहाँ पे, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, ये आपका होता है यहाँ पे, दिस इज नोन एज लेफ्ट ऑरिकल, इसको बोलते हैं हम, इसके 4 चैम्बर होते हैं, लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है जी। ऑरिकल होता है या इसको ऑट्रियम भी बोलते हैं, दिस इज नोन एज लेफ्ट ऑट्रियम, ठीक है। दिस इज नोन एज राइट ऑरिकल, दिस इज नोन एज राइट ऑरिकल या राइट ऑट्रियम। और यहाँ से देखो, यहाँ से जो है ना एरोटा जुड़ा होता है सर, आर्ट्रियम होता है ना शायद, आर्ट्रियम, हाँ यू कैन राइट डाउन दिस एज आर्ट्रियम, ATRIUM, देख लेना एक बार इसके लिए, ATRIUM आर्ट्रियम हो जाएगा, आर्ट्रियम, हाँ। तो राइट ऑरिकल भी इसको बोलते हैं, और राइट और नीचे वाला वेंट्रिकल होता है, सॉरी नीचे वेंट्रिकल, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, क्लियर, और राइट वेंट्रियम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑट्रियम, और राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रियम भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो है ये लंग से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो लंग से ये जुड़ा हुआ होता है, मान लो सपोज यहाँ पे आपका ऐसे लंग्स होता है समथिंग, ये आपका लंग्स हो गया, ठीक है, दिस इज योर लंग्स, बस रफ डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। वैसे डायग्राम हम अच्छा बनाते हैं, देख के बनाएंगे तो, बट लेकिन जो है वो ऐसे भी अच्छा बनाएंगे, लेकिन टाइम नहीं है, ठीक है, आपको लोगों को समझना है, क्लियर है ना पॉइंट। तो ये लंग्स से जो है यहाँ पे ब्लड आएगा, तो ये ब्लड जो होता है वो आपका होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सर नीचे भी लेफ्ट वेंट्रिकल भी होना चाहिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं, नीचे में जो है लेफ्ट ऑरिकल और ये राइट होता है, लेफ्ट ही होना चाहिए। एक बार देख लेना, देख लिया आपने, तो लेफ्ट तो ठीक तो लिखे थे ना, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ही होगा ना नीचे, ये लेफ्ट ही साइड है ना आपका, ठीक है। तो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, इसलिए कि ये पार्ट जो है हार्ट आपका 3/4 पार्ट जो है ना वो इधर होता है, 1/4 पार्ट, 3/4 पार्ट मीन्स आपका मिडिल में होता है, और 1/4 पार्ट इधर होता है, ठीक है। हार्ट का जो लोकेशन होता है, तो आपका ये हो जाएगा लेफ्ट साइड हार्ट हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, लेकिन एक्जैक्टली वो मिडिल में होता है, ठीक है। 3/4 पार्ट उसका मिडिल में होता है, 1/4 पार्ट लेफ्ट में होता है, क्लियर है पॉइंट ही। तो अभी हो जाएगा आपका लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट जो है वेंट्रिकल, क्लियर है। तो ये लेफ्ट पार्ट हो गया, ये राइट पार्ट हो गया। देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये किसके थ्रू आता है, पुलमोनरी वेन होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो लंग से आपका हार्ट तक जो ब्लड आता है वो किससे आता है, पुलमोनरी वेन, यू कैन से दैट इट कम्स फ्रॉम पुलमोनरी वेन। तो पुलमोनरी वेन में जो है वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, पुलमोनरी बोलते हैं उसको वेन। तो ये पुलमोनरी वेन के थ्रू जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, कहाँ से, लंग से हार्ट तक। तो हार्ट के कौन से चैम्बर में आता है, लेफ्ट ऑरिकल में, और लेफ्ट ऑरिकल में ये आता है, और ये आपका इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, इसमें ये कॉन्ट्रैक्शन होता है, और यहाँ पे एक वॉल्व होता है जो इसको सेपरेट करता है, ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को, ठीक है। इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, दिस इज नोन एज बाइकस्पिड वॉल्व,
ठीक है, इन दोनों को सेपरेट करता है। तो जब इसमें पूरा ब्लड जो है अच्छे से फिलअप हो जाता है, ठीक है, तो जब अच्छे से ब्लड फिलअप हो जाता है उसके बाद इसमें अब कॉन्ट्रैक्शन होता है और ये वाला पार्ट जो है लेफ्ट वेंट्रिकल, इसमें रिलैक्सेशन होता है, ठीक है, तो इसमें रिलैक्सेशन होता है। तो रिलैक्सेशन होता है तो फिर से वापस ब्लड इसमें क्या होता है, आके भरता है, ठीक है, फिलअप होता है। दिस पॉइंट इज क्लियर। अब कोई सर यहाँ पे आके फिर इसमें ब्लड क्यों फिलअप होता है, इसलिए कि यहाँ पे अब ब्लड आएगा तो यहाँ से प्रेशर क्रिएट होता है, प्रेशर यहाँ से हार्ट क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा। तो प्रेशर जब क्रिएट होगा तभी तो ब्लड को पंप करेगा। तो यहाँ पे आने के बाद ये प्रेशर क्रिएट होता है और प्रेशर क्रिएट होने के बाद हार्ट जो है उसको पंप करता है। यहाँ पे जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स, एक तरह से बोलेंगे आप, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट होते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं साइनो आर्टरियल नोड, जहाँ पे आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट होते हैं, ठीक है। तो वो नोड जो है वो जनरेट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और यहाँ से ब्लड जो है वो पंप होता है, ब्लड पंप होता है और ब्लड पंप होगा ये ओर्टा के थ्रू, जो है ओर्टा के थ्रू कहाँ आएगा, ओर्टा के थ्रू आर्टरीज से होते हुए, आर्टरीज से होते हुए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुंचता है, ठीक है। तो ओर्टा के थ्रू जो है वो आर्टरीज के थ्रू आता है, ये आपका ये हो जाएगा आर्टरीज। आर्टरीज क्या होती हैं, जिसके थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल करता है और ये आर्टरीज जो है फिर से नैरो ट्यूब से जुड़ी होती हैं, इसलिए कि आर्टरीज मोटी होती हैं और कैपिलरीज जो है वो और ज्यादा पतली होती है, ठीक है। तो ये आर्टरीज जो है वो कैपिलरीज से जुड़ी होती है। एक स्मॉल नैरो बंच होता है जो आर्टरीज से भी काफी ज्यादा पतला होता है, यू कैन सी दैट, काफी ज्यादा पतला होता है। और ये कैपिलरीज जो है तो किससे जुड़ी होती है, सेल्स से, ठीक है, जिसको बोलते हैं ब्लड कैपिलरीज भी बोल सकते हैं आप, जो सेल्स से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। तो इसमें ब्लड ही जाता है, कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी यहीं के थ्रू आता है, इसलिए ऐसा स्पेसिफिक हम लोग नहीं बोल सकते। तो आर्टरीज के थ्रू जो है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा ट्रैवल करता है। तो जब ब्लड पंप करता है कौन, हार्ट, तो हार्ट जो है वो ब्लड पंप करता है तो उसमें प्रेशर क्रिएट होता है। तो उसी प्रेशर को तो हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन जब होता है तो आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर, तो आप प्रेशर समझते हैं ना, तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, तो आपका सिस्टोलिक प्रेशर होता है और डायस्टोलिक प्रेशर होता है। तो आर्टरीज में जो होगा आपका प्रेशर, ठीक है, वो आपका हो जाएगा सिस्टोलिक और जो हार्ट उसके ऊपर लगाता है, पंप करता है, वो हो जाएगा डायस्टोलिक, ठीक है। तो डायस्टोलिक आपका कम नहीं होना चाहिए, 120/80 होता है ना, सबको पता है। तो 120/80 आपका ब्लड प्रेशर होता है। ये भी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। 120/80, तो 120 आपका होता है सिस्टोलिक और 80 होता है डायस्टोलिक। तो 120 ये इंक्रीज हो जाता है, लेकिन 80 वाला जो है ना वो इंक्रीज और डिक्रीज ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए कि अगर ज़्यादा इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा, बीपी लो हो गया, तो उस केस में हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक के चांसेस भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं दिखना चाहिए। ये तो वेरी करता है 120 वाला एज के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे आपका एज जो है वो 20 ईयर्स है, ठीक है, तो आप में 120 के अप्रॉक्स में एग्जैक्टली होता है, इसलिए कि 100 प्लस करते हैं एज में। ऐसा मतलब माना गया है, डॉक्टर भी ये चीज़ मानते हैं, ठीक है, एक कि कितना के बीच में होना चाहिए तो आपका नॉर्मल होता है। ऐसा नहीं है कि 120 ही बिल्कुल होगा तो आपका नॉर्मल होगा, ऐसा हम मानते हैं कि एकदम एक्यूरेट जो है 120/80 होता है। लेकिन किसी का 123 भी होता है, किसी का 124 भी होता है, ये रेंजेस होते हैं, किसी का 118 भी आता है, तो हम मेज़र करते हैं तो, ठीक है। तो एक रेंज होता है, जैसे कि आपका एज 25 है तो 125 तक भी आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 130 तक इवन आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, या आपका 140 तक भी आएगा तो कोई प्रॉब्लम उतना नहीं है, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा वैरी नहीं करना चाहिए, ये वैरी करता है लेकिन 76 to 80 के बीच में वैरी करता है, 72 से लेके आप कर सकते हो 82 या 83 के बीच में, ये ज़्यादा वैरी नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्लियर है सबको। तो ये जो हमारा प्रेशर होता है ना वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में होता है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि जो हम प्रेशर लेते हैं, जो ब्लड प्रेशर, वो किसके रिस्पेक्ट में होता है, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में। तो हमारा जो प्रेशर ये होता है ना वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको पता है ना सबको, 760 मिलीमीटर ऑफ Hg होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो अगर आप वैक्यूम के रिस्पेक्ट में देखेंगे ना तो आपका जो सिस्टोलिक प्रेशर होगा वो 760 + 120, तो आपका ये हो जाएगा 880। तो अगर वैक्यूम के रिस्पेक्ट में अगर आप अपने सिस्टोलिक प्रेशर को देखेंगे तो 880, लेकिन ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में आप देखते हैं 120/80। तो 120 जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में हमारा जो है ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। क्लियर है सबको।
तो यहाँ तक समझ में आया कि कैपिलरीज के थ्रू जो है वो सेल्स तक ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन जब मिलता है तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेशन होता है एंड क्रेब्स साइकिल होता है। यू नो अबाउट दैट, क्रेब्स साइकिल बताए थे हम आपको एरोबिक रेस्पिरेशन में। तो वहाँ से CO2 रिलीज होता है, H2 रिलीज होता है और 38 ATP ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो वो CO2 जब रिलीज होता है तो ये वाटर के साथ मिक्स हो जाता है। मीन्स वाटर में काफ़ी ज़्यादा हायर रेट होता है CO2 के डिजोल्व होने का, तो वाटर में ही डिजोल्व हो जाता है। और वाटर में डिजोल्व होने के बाद मतलब ब्लड के साथ ही डिजोल्व होके और फिर से ये वेन्स के थ्रू, कैपिलरीज वेन्स से भी जुड़ी हुई होती है। यू कैन से दैट। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये समझना काफ़ी जरूरी है। अगर आप रटेंगे तो फिर याद नहीं रहेगा कोई चीज़। सीक्वेंस आपको समझना जरूरी है। अगर आप इस चीज़ को समझ लेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अगर आपको रटवा के लिखवा दें तो फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये इसमें हर एक चीज़ बता रहे हैं। उस क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि आर्टरीज में कौन सा ब्लड जो है वो ट्रेवल करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। ठीक है, और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है जो लंग से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक कौन से किसके थ्रू आता है, पुल्मोनरी वेन्स के थ्रू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नहीं है आपको एक तरह से, लेकिन हम आपको इसको एक सीक्वेंस में बता रहे हैं। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? इसमें देखो अब सेल से CO2 डिसॉल्व हो गया आपको ब्लड के साथ, तो कैपिलरीज के साथ जो है वो वेन्स में आएगा। ठीक है, तो वेन्स में आएगा तो वेन्स के मसल्स क्या होते हैं, रिलैक्स होते हैं, तो उसमें ब्लड फिलअप होता है। तो ब्लड फिलअप होता है तो आपने देखा होगा, ऐसा ऑब्जर्व किया होगा, कभी कभी आपके वेन्स जो है काफी ज्यादा पंप हो जाता है, फूल जाते हैं। यू कैन से दैट। ठीक है, पंपिंग करने पे बड़े हो जाते हैं, उनका साइज जो है रिलैक्सेशन होता है वेन्स का। तो उसमें जब ब्लड फिलअप होता है तो रिलैक्सेशन होता है, वो ब्लड जो है वो भर जाता है वेन्स में। और ब्लड भर के कहाँ तक आता है फिर, ये जो है फिर से यहाँ पे, दिस इज योर राइट ऑरिकल, क्लियर है पार्ट। और ये आपका हो जाएगा राइट वेंट्रिकल, क्लियर है? तो राइट वेंट्रिकल, तो ये 4 चैम्बर हार्ट होता है। देखो ये सेपरेट है आपका, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सेपरेट है, मिक्स हो रहा है नहीं हो रहा है, ये ऑक्सीजन डायरेक्ट सेल को पहुंच रहा है। यहाँ पे ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, कहाँ पे, राइट ऑरिकल में। फिर उसके बाद राइट ऑरिकल के बाद राइट वेंट्रिकल में आएगा। क्लियर है? सेम प्रोसेस होगा, जब राइट ऑरिकल में आएगा तो ये पार्ट जो है राइट वेंट्रिकल रिलैक्सेशन हो जाएगा, मतलब सॉरी कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। और जब तक इसमें ब्लड पूरा फिलअप होगा तब इसका जाके रिलैक्सेशन होगा, इसमें ब्लड जो आएगा। और जो इसको सेपरेट करता है इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। और यहाँ से जो है ये फिर हार्ट में ये जुड़ जाता है। ठीक है, और ये हार्ट में जो है पुल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू, ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे आपका हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पुल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू यहाँ पर ये लंग्स में आता है। और लंग्स में एल्वुली होती है, एल्वुली आपको बताए ही थे। एल्वुली क्या करती है, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को शक करती है और फिर से वो लंग्स के डायफ्राग्म में सेंड करके, थोरैकिक कैविटी में सेंड करके, और वो हम एक्सहेल कर पाते हैं, एक्सहेलेशन। एल्वुली क्या होता है, एल्वुली एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, बलून का बना हुआ, यू कैन से दैट, बलून की तरह होता है बना हुआ, एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का, बहुत ज्यादा उसमें ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक है, वो क्या करता है, गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करता है। गैसेस के एक्सचेंज में मीन्स वो गैस को एब्जॉर्ब करता है, जो भी आपका CO2 है और वेरियस गैसेस है, नाइट्रोजन वगैरह जो है वो उसको एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और उसको एक्सहेल करता है हमारी बॉडी से ट्रैकिया के थ्रू। फिर ट्रैकिया से कहाँ आता है, ट्रैकिया को क्या बोलते हैं, विंड पाइप। क्वेश्चन ये भी आता है, ट्रैकिया इज नोन एज विंड पाइप। ठीक है, और इसको बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज में सॉफ्ट बोन्स प्रेजेंट होते हैं। क्यों प्रेजेंट होते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज में सॉफ्ट बोन्स? इसलिए कि ये वॉल जो है वो सिकुड़ न जाए, इसमें कॉन्ट्रैक्शन ना हो जाए, और कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फर्दर ये कोलैप्स कर जाएगा, फिर एयर तो आएगा ही नहीं लंग्स में। ठीक है, समझ में आ रहा है पॉइंट? तो यहाँ से जो ये आपका होता है यहाँ पे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ये आप देख सकते हैं, दिस इज रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, और रिंग्स ऑफ कार्टिलेज के थ्रू जो है फिर से नॉस्ट्रिल्स के थ्रू आपका नोज से वो बाहर CO2 जो है वो बाहर आ जाता है, जो भी गैसेस हैं, जो एक्स्ट्रा गैसेस हैं वो बाहर आ जाता है। समझ में आया? तो थोरैकिक कैविटी में एक्सहेलेशन इनहेलेशन कैसे होता है ये भी हम आपको पिछले क्लास में एक्सप्लेन कर चुके थे। क्लियर है ना सबको? तो ये आपका फिनोमिना होता है, समझ में आया? क्लियर है? अब हार्ट के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा कि हार्ट जो है, हार्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आया? तो हार्ट का लोकेशन क्या होता है, इसका वेट कितना होता है, कितना बड़ा साइज होता है,
तो साइज की अगर बात करें तो कितना बड़ा होता है ये? फिस्ट के साइज का होता है, हमारे मुट्ठी के साइज का होता है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता, ये हमारे फिस्ट के साइज का होता है, ठीक है। और आपको बताया जैसा कि 3/4 पार्ट जो है उसका मिडिल में होता है एंड 1/4 पार्ट जो है वो लेफ्ट में होता है, ठीक है। तो एक्चुअल में हम लेफ्ट बोलते हैं, तो लेफ्ट में लोकेशन नहीं होता, 3/4 पार्ट जो है मिडिल में और 1/4 पार्ट आपका लेफ्ट में होता है। और इसका वेट अगर हम देखें तो वेट कितना होता है जी? वेट ग्राम में होता है। ग्राम में होता है, यस। कितना होता है? 500 ग्राम नहीं, 250 से 300 ग्राम तक इसका वेट है। क्लियर है ना? तो ये पार्ट है। तो अब देखो ये हार्ट बीट, हम लोग कहते हैं ना हार्ट बीट, तो हार्ट बीट का क्या कॉन्सेप्ट है इसमें? और हार्ट बीट कितना होता है? 1 मिनट में कितनी बार जो हमारा हार्ट पंप करता है? सबको पता है कितने टाइम? 275 72 कितने बार पंप करता है हार्ट? 60 से 72 60 से 72 72 जो है वो माना गया, वैसे 72 to 75 भी आता है तो आपका नॉर्मल है। इस पॉइंट इज क्लियर ना? तो 72 से 75 भी आता है तो नॉर्मल है। कितने लीटर ऑफ ब्लड वन टाइम में जो है वो पंप करता है? 1.5 से कितने लीटर ऑफ ब्लड? यस यू कैन टेक। कितने लीटर ऑफ ब्लड जो है वो पंप करता है? कितना लीटर स्टोर करता है? यू कैन सी दैट 1 लीटर ऑफ ब्लड जो है वो एक बार में ये पंप कर सकता है, ठीक है। हमारे बॉडी में जो है वो बॉडी में जो ब्लड है वो आपका 5 to 6 लीटर होता है, एज यू कैन से दैट। एनसीईआरटी में लेकिन 5 लीटर ही लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ से ब्लड की स्पीड क्या होगी? व्हाट इज द स्पीड ऑफ ब्लड? जब वो पंप करता होगा तो स्पीड की ब्लड क्या होगा, मतलब ब्लड की स्पीड क्या होगी? व्हाट अबाउट दैट? 0.8 सेकंड में पूरा 1 किलोमीटर पर आवर में बताओ। 2 to 2.5 किलोमीटर पर आवर स्पीड होती है, ठीक है। तो ये स्पीड वगैरह जो है आपका 2 to 2.5 किलोमीटर पर आवर स्पीड, ठीक है ना जी। ये जो 2 to 2.5 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड है ब्लड को पंप करने की। ऑक्टोपस होता है, 2 वाट होता है, इसमें कैसे काम करता हूँ? क्या? ऑक्टोपस में 2 वाट होता है। हाँ, ऑक्टोपस का अलग होता है इसमें, ठीक है। तो ऑक्टोपस में उसको भी बता देंगे आपको। ये समझ में आया ना? ऑक्टोपस में गिल्स होता है। ऑक्टोपस किसको बोलते हैं? कहाँ रहता है? अच्छा, पानी में दोनों जगह रहता है। वो दोनों जगह रहता है, ठीक है। तो आप डिपेंड करता है, देखो उसमें भी स्पीसीज हैं, देखो ऑक्टोपस में भी स्पीसीज हैं, ठीक है। आप पानी में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको वाटर में जो है रिवर में मिलता है क्या ऑक्टोपस? रिवर में नहीं मिलता। एक्चुअल में देखो टेरेस्ट्रियल एनिमल वो है, वो सरवाइव कर जाता है, वो अलग सी बात है, लेकिन ऑक्टोपस बाय नेचर जो है वो टेरेस्ट्रियल एनिमल माना जाता है। और जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है वो कैचअप करते हैं। और पता है आपको कि ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट है? एटमॉस्फेयर में। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑक्सीजन जो है ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो उस केस में वो इजीली जो है वो लंग्स के, उनमें लंग्स होता है या बुक लंग्स होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो ऑक्टोपस में बुक लंग्स आप बोल सकते हैं, उसमें प्रेजेंट होता है। और इसमें 2 हार्ट होते हैं, जो बुक लंग्स के थ्रू जो है वो क्या करता है? इनहेलेशन प्रोसेस करता है, ब्रीदिंग मैकेनिज्म को फॉलो करता है। क्लियर है ना? आपको समझ में आ रहा है? अच्छा, ठीक है। तो ये पॉइंट है, समझ में आया सबको? तो ये पार्ट हो गया ऑक्टोपस का। और इसमें जैसे जो भी एनिमल्स आपके वाटर में रहते हैं वो डिजॉल्व ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। जो ऑक्सीजन वाटर में डिजॉल्व होता है तो वो जो है उनके पास गिल्स होता है, वो गिल्स होगा तभी वो ले पाएंगे। अगर उनके पास लंग्स होगा तो वो जो है वो नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो अगर उनके पास लंग्स होगा, फेफड़ा होगा, तो उस केस में वो ऑक्सीजन डिसॉल्व ऑक्सीजन को नहीं ले पाएंगे, इसलिए कि जो वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है उसका अमाउंट काफ़ी कम होता है। दिस पॉइंट इज क्लियर। और जो आपका एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए रेट ऑफ जो ब्रीदिंग है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में, ये भी क्वेश्चन आता है जी। हर एक मेरे पार्ट पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से सुनना है। रेट ऑफ ब्रीदिंग पूछा जाता है, टेरेस्ट्रियल एनिमल में ज़्यादा फास्ट होगा या एक्वेटिक एनिमल में ज़्यादा फास्ट होगा? रेट ऑफ ब्रीदिंग टेरेस्ट्रियल में ज़्यादा होगा या एक्वेटिक में होगा? बताएंगे तो रीजन भी देना होगा। कितने लोग बोल रहे हैं एक्वेटिक, कितने लोग बोल रहे हैं टेरेस्ट्रियल? एक्वेटिक लग रहा है। यस, एक्वेटिक कंफर्म है?
आप भी कंफर्म है? डाउन आ रहे हैं। देखो एक्वेटिक में रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है वो ज्यादा होता है, इसलिए कि देखो ऑक्सीजन डिसॉल्व, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऑक्सीजन डिसॉल्व जो होता है, ऑक्सीजन जो डिसॉल्व होता है वो काफी ज्यादा कम अमाउंट में होता है, तो रेट ऑफ ब्रीदिंग काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है, इसलिए कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी तो रेट ऑफ ब्रीदिंग फास्ट हो जाएगा, इसलिए कि ऑक्सीजन क्या होता है, कम प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप काफी तेज दौड़ते हैं तो उस केस में आपको ऑक्सीजन की नेसेसिटी काफी ज्यादा होती है, तो उस केस में अगर आप आराम से, आपके रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, आप खुद ही हांफने लगते हैं। इसको अस्थमा जो पेशेंट है ऑक्सीजन नहीं ले पाता तो उसकी रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। अगर आपको ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में मिल रहा है तो आपकी रेट ऑफ ब्रीदिंग नॉर्मल होगा, जैसे आप नॉर्मली ब्रीथ कर रहे हैं, मींस आपको ऑक्सीजन जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में मिल रहा है आपके सेल्स को और आपके बॉडी सेल्स को भी। अगर आपकी रेट ऑफ ब्रीदिंग हाई हो जा रही है तो उस केस में आपको ऑक्सीजन की और ज्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। तो रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक एनिमल इज मच हायर देन we can say that in terrestrial animals, ठीक है, तो terrestrial animals के अपेक्षा उसमें ज्यादा होता है। ऑक्टोपस में देखो आपके दो हार्ट होते हैं, दो हार्ट में क्या होता है, एक हार्ट जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए होता है और एक हार्ट जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए होता है, इसलिए कि देखो उसके ये इस तरह का स्ट्रक्चर्स होता है। आपको पता है कि उसके 8 पैर होते हैं, यू नो अबाउट दिस, ऐसे ही होता है ना, यू कैन से हम लोग ऐसे बना लें, ठीक है, तो इसके 8 पैर होंगे आपके, एक पैर यहाँ पे, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है जी। पेट में भी होता सर एकदम टमाटर दिख रहा होगा आपको टोटवाइज, ठीक है, यू कैन से दैट टोटवाइज, हम आपको एक्सप्लेन करने के लिए बस लिए हुए हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या होता है, इसके लिए अलग अलग होता है, जैसे ये पंपिंग यहाँ पे जो है ब्लड का, वो देखो एक्चुअल में अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 ही हार्ट है, लेकिन ये दोनों ज्वाइंट होते हैं, ठीक है, दोनों ज्वाइंट होते हैं इस चैम्बर के थ्रू, ये 4 चैम्बर हो गए, लेकिन इसमें जो है कोई ऐसा चैम्बर नहीं होता ये प्रेजेंट, तो इसलिए इसके 2 हार्ट अलग अलग होते हैं, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए और एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए। समझ में आया? देखिए आगे नेक्स्ट, इसके बाद जो है आपका ह्यूमन हार्ट हमने देखा, और ह्यूमन हार्ट में आपने सब कुछ देखा, ठीक है। ब्लड प्रेशर हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ब्लड प्रेशर, आर्टरीज को समझना है अलग से, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज आप समझ गए ना, वेन्स समझ गए, लिख लिए, लिख भी देना साथ में कि वेन्स के थ्रू क्या होता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से ब्लड जो है वो हार्ट तक आता है, ठीक है। पुलमोनरी वेन में ऐसा नहीं होता, पुलमोनरी वेन में वो एक वेन होता है जो लंग्स को और हार्ट को कनेक्ट करता है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ये सभी पार्ट आपको लिखना है अलग से, ठीक है, लिख सकते हैं ना आप लोग, क्या लिखवा देंगे, लिख लिया सब लोगों ने। कैपिलरीज तो सेल से कनेक्टेड होते हैं ना, ये आर्टरीज से भी कनेक्टेड होता है और वेन से भी कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो आर्टरीज से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, तो कैपिलरीज एकदम स्मॉल कॉइल्ड ट्यूब होते हैं, मतलब कॉइल जो है एक तरह से बोल सकते हैं आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का ये पार्ट है जो सेल्स से जुड़ा होता है, सेल्स काफी ज्यादा स्मॉल होता है साइज में, तो इसलिए सेल्स से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। क्लियर है सबको ये पार्ट? यस, क्लियर है ना? तो लिखवाना है इसमें, क्या लिख लिया आप लोगों ने? सब लोगों ने लिख लिया ना। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, आर्टरीज को धमनी बोलते हैं, ऐसा धमनी बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग आगे देखते हैं हम लोग ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर देखते हैं, ब्लड के द्वारा देखो, अब ब्लड क्या करता है, जब ब्लड पंप करते हैं तो ब्लड जो है वो आर्टरीज के ऊपर प्रेशर अप्लाई करता है, ठीक है। तो जो आर्टरीज के ऊपर प्रेशर अप्लाई होता है किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा, ठीक है, आर्टरीज के वॉल्स पे, उसी को आपको ब्लड प्रेशर बोलते हैं एक तरह से, कि ब्लड का प्रेशर या वेन्स के वॉल्स के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई होगा वो आपका होता है ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 मिलीमीटर ऑफ Hg, जैसा आपको बताया, ठीक है। ये तो आपको एक्सप्लेन कर दी, इसको लिखना होगा आपको सिस्टोलिक प्रेशर एंड दिस इज डायस्टोलिक प्रेशर, ये आपका हो जाएगा डायस्टोलिक प्रेशर, क्लियर है, डायस्टोलिक प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर ज्यादा होने के चांसेस क्या क्या हो सकते हैं। अब देखो सिस्टोलिक प्रेशर आपको समझ में आया, जो ब्लड जो है आर्टरीज के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है वो आपका क्या हो जाएगा, वो सिस्टोलिक प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। और हार्ट जो प्रेशर एक्सर्ट करता है
ठीक है, हार्ट जब पंप करता है तो वो प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो आपका हो जाएगा डायस्टोलिक प्रेशर। समझ में आया? किसी को कोई डाउट? तो ये डायस्टोलिक प्रेशर तो 120/80 होता है। अब इसको जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? मैनोमीटर। हाँ, स्फाइग्नोमैनोमीटर। स्फाइग्नोमैनोमीटर, ठीक है जी। तो इसमें क्या क्या होता है? देखो जैसे थर्मोमीटर जो होते हैं, स्फाइग्नोमैनोमीटर, इन सब में मरकरी होता है। मरकरी हम लोग भरते हैं, वो डिटेक्ट करता है, ठीक है, जो ब्लड प्रेशर है, इसमें मरकरी पाया जाता है। मरकरी, और मरकरी के थ्रू जो है वो ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट करता है। हमेशा हम लोग मिलीमीटर ऑफ Hg में, इसीलिए हम लोग Hg किसका यूनिट होता है? सिंबल मरकरी का ही होता है, ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग पारा बोलते हैं। देखा है आप लोगों ने पारा? नहीं देखा? वो हाथ में नहीं पकड़ में आता, आपको फिसल जाता है, ठीक है, डिवाइड हो जाता है, अलग अलग भी आप डिवाइड कर सकते हैं, काफी ज्यादा ब्राइटर होता है, यू कैन से, ठीक है, हाँ, यू कैन से दैट। अब देखो ब्लड प्रेशर, देखो ब्लड प्रेशर ज्यादा, हाई ब्लड प्रेशर अगर होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग की हाइपरटेंशन, ठीक है। इफ योर ब्लड प्रेशर इज हाई देन हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन कोई डिजीज नहीं होता, हाइपरटेंशन क्या होता है? आपका ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से होता है, ठीक है। अब ब्लड प्रेशर जो है, समझ लो इस पार्ट को, ब्लड प्रेशर और ब्लड का पंपिंग, ये सभी चीजें कहोगे कि आप कैसे अपने आप जो है ब्लड जो है पंप करता है, ऐसा क्यों होता है? व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? तो इसमें हार्मोन भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो ग्लैंड है ना, वो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। जो एड्रेनलिन ग्लैंड होता है, किडनी के दोनों साइड में, दो आपके दोनों किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं एड्रिनल ग्लैंड, और वो आपको हार्मोन रिलीज करता है जिसको बोलते हैं एड्रेनलिन। और उस हार्मोन की वजह से जो है हार्ट बीट, जो भी आपका इनवॉलंटरी एक्शन है, यू कैन से दैट, ठीक है, जैसे हार्ट का बीट करना, ठीक है, जो भी आपका फूड का डाइजेस्ट होना, एज यू कैन से, तो दिस ऑल एक्शन, ठीक है, इज परफॉर्म्ड बाय एड्रेनलिन हार्मोन, यू कैन से, तो वो मेंटेन करता है, ठीक है। अगर आपके बॉडी में एड्रेनलिन हार्मोन ज्यादा अगर आपका हो गया, ठीक है, तो आप एक्साइटेड हो जाते हैं, मींस यू आर एक्साइटेड, मींस एड्रेनलिन हार्मोन ज्यादा हो गया। जैसे आप दौड़ते हैं तो उस केस में एड्रेनलिन हार्मोन आपके बॉडी में ज्यादा सीक्रेट होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है पॉइंट? तो वो एड्रिनल ग्लैंड से ही प्रोड्यूस होता है, जिसको बोलते हैं लोग ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी, ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी बोला जाता है। तो वो स्मॉल अमाउंट में हमेशा जो है वो एड्रेनलिन हार्मोन जो रिलीज होता है, और वो सभी इन सभी स्पॉन्टेनियस जो प्रोसेस है, सेल्फ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, उसको सबको परफॉर्म करता है और सबको मेंटेन रखता है। तो हाइपरटेंशन आपका हाई ब्लड प्रेशर होता है। हाई ब्लड प्रेशर इज नोन एज हाइपरटेंशन इन टर्म्स ऑफ मेडिकल साइंस। और इसमें बोलते हैं कि हाइपरटेंशन कैसे होता है? स्ट्रेस की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, और क्या होता है? एंजाइटी, दिस यू कैन से, और उससे देखो डिपेंड करता है ना कि वो हार्ट से है कि नहीं है, ठीक है, वो हार्ट से नहीं होता है ना आजकल का, ठीक है, एंजाइटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, वो हार्ट से नहीं होता। अब वो हो गया अलग, ठीक है, पहले होता था वो स्ट्रेस एंड एंजाइटी, अब होता है काफी कम होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। तो देखो स्ट्रेस एंड एंजाइटी, और क्या होता है? अगर आपका ज्यादा फैट है आपके बॉडी में, ठीक है, बॉडी वेट ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल हाई बॉडी वेट, और ब्लड में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, ठीक है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल हाई है, वो एक्चुअल में देखो जो समझो, जो ब्रेकअप आप कर रहे हैं और ब्रेक इन, ठीक है, दिस इज द टू प्रोसेस दैट हैज बीन डन बाय हाइपोथैलेमस, दैट इज नॉट डन बाय आवर हार्ट। हार्ट का हमारा काम होता है केवल ब्लड को पंप करना, वो आपका हार्ट से नहीं होता है कभी। एक्चुअल में अगर हम देखें, हम लोग कहते हैं ऐसा, लेकिन वो हार्ट से कभी होता ही नहीं, वो तो हाइपोथैलेमस से होता है। उस समय क्या होता है ना कि हाइपोथैलेमस आपको, आपके ब्रेन को कहता है कि तुम काम अब मत करो, अब हमको काम करने दो, ठीक है, ऐसा सुनो, अब हमको काम करने दो। हाइपोथैलेमस टू से आशिक सुनो, कमांड तो वो देता है ना, दिल जले, पिट्यूटरी ग्लैंड देता है ना, पूरी ग्लैंड देता है, आप समझो ना इस चीज को। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? आपके मास्टर ग्लैंड जो पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट करना स्टार्ट कर देता है, मींस हार्मोन उसको बोलता है कि तुम सिक्रीट करो। अब जैसे आपने कोई चीज देखी,
अच्छी चीज, जैसे जिसके प्रति आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उस समय आपका हाइपोथैलेमस काफी ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। अगर किसी चीज को आप 6 to 7 सेकंड से ज्यादा देख लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, आपके हाइपोथैलेमस को एक्टिव कर देता है। चाहे आप जो आपको अट्रैक्ट करती है जो भी चीज है, ठीक है, आई डोंट नो कि क्या क्या चीजें अट्रैक्ट करती है, बट जो भी चीजें अट्रैक्ट करती होंगी, अगर उस चीज को आप यू कैन से दैट कि 20 मतलब मेनली अगर हम ऐसे बोलें कि 10 to 20 सेकंड से अगर आप ज़्यादा देखते हो तो उस केस में वो आपके हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट कर देता है। अगर आपको वो चीज़ अच्छा लगा तो उस केस में आपका ब्रेन जो है ना वो सप्रेस हो जाता है, और हाइपोथैलेमस में ही होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आपको हम बताएंगे जब ब्रेन का पार्ट बताएंगे, जैसे कम पिट्यूटरी ग्लैंड होता है तो वो आपको हार्मोन जो है उसके टुवर्ड्स में रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। अब डिपेंड करता है कि आपके अंदर कैसी इच्छा जागृत हुई है, ठीक है, मीन्स कि क्या चीज आपने देखा और किस चीज के प्रति अट्रैक्ट हुआ, वैसा हार्मोन जो है आपको आपके हाइपोथैलेमस में रिलीज होता है, और हाइपोथैलेमस उस समय एक्टिव हो जाता है। समझ में आया? तो वो एक्चुअल में ब्रेकअप और ब्रेक इन तो होता है ना, वो हाइपोथैलेमस, जैसे आपका ब्रेकअप होता है, फॉर एग्जांपल यू आर सेइंग कि ऐसा होता है, तो इन दैट केस क्या होता है, हाइपोथैलेमस वो एक्टिव हो जाता है और उसको ऐसा लगने लगता है कि ऐसा आपके साथ हुआ है, तो उस तरह का हार्मोन आपके बॉडी में रिलीज होता है, ठीक है, बॉडी में रिलीज होता है, और उस बॉडी में रिलीज होने की वजह से आपकी हार्ट बीट जो है, ठीक है, आपका इसलिए उस टाइम जो आपका माइंड काम करना बंद कर देता है, ठीक है, माइंड का कोई एक्शन नहीं होता, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है, वो हार्मोन जब सिक्रीट होता है तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, ठीक है, तो वो चीज होता है। तो कहीं खोने का डर, ठीक है, पानी का डर, ये चीजें जो रहती है वो डर होता है जो हाइपोथैलेमस ठीक है, समझ में आया? बस और कहा जाता है ना बाकी सब मोह माया, एज यू कैन सी मोह माया इन द सेंस वही होता है, कोई चीज हार्ट से, हार्ट का काम तो आपको ब्लड पंप करना होता है, हार्ट का काम कभी आपको किसी से अटैच करना नहीं होता है, ठीक है, वो काम होता है आपको हाइपोथैलेमस का। और हाइपोथैलेमस कब क्या कर दे यू डोंट नो अबाउट दैट, ठीक है, कब एक्टिव हो जाए और कब इनएक्टिव हो जाए इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल अगर हाई होगा, समझिए इस पार्ट को, तो हाइपरटेंशन होगा, ठीक है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल हाई होगा तो हाइपरटेंशन होगा, वेट बॉडी वेट ज्यादा होगा तब भी हाइपरटेंशन होगा। सर फिर जो मतलब जैसे अगर आप स्लीप कम लेते हो तब भी वो हाइपरटेंशन होगा, ठीक है। स्लीप, आपको पता है कि स्लीप दो तरह की होती है, यू नो, स्लीप आर ऑफ 2 टाइप्स। आप जब सोते हो तो एक आप गहरी नींद में सोते हो और दूसरा जो है सपने देखते हो, ठीक है ना। तो दो तरह की आपकी नींद होती है, पता है ना, एक होता है NREM और दूसरा होता है REM, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जब मतलब जैसे भी मतलब ड्रिंक वगैरह करता है या फिर ड्रग्स वगैरह लेता है तो उससे क्या हाइपोथैलेमस का सेक्रीशन कम होता है? नहीं, ड्रिंक करने से हाइपोथैलेमस का सेक्रेशन कम नहीं होता, सब कम हो जाता है। देखो एक्चुअली क्या होता है कि जब आप ड्रिंक करते हैं, ठीक है, तो ऐसा हमारे मन में बना हुआ होता है, ठीक है, तो वो हाइपोथैलेमस उसी के अकॉर्डिंग आपका बॉडी में हार्मोन सिक्रीट करता है, ठीक है, एक्चुअल में, और उसके अकॉर्डिंग आप ऐसा फील करते हैं, अपने आप को फील कराते हैं कि नहीं आप जो है वो दुखी हैं और आप जो है इसलिए आपने ये ड्रिंक किया है और आप जो है अब आपको जो है उस चीज से आपको दूर करना है, ठीक है। तो दिस इज द मेन पॉइंट। अगर देखो कई लोग ऐसा भी होता है कि ड्रिंक करने के बाद कोई चीज फील नहीं करते, नॉर्मल, तो दिस डिपेंड्स ऑन द हाइपोथैलेमस आल्सो, ठीक है, ऐसा समझ में आया। तो स्लीप आपके दो हो गए। तो NREM में क्या होता है, देखो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं आपके ब्रेन से वो जनरेट नहीं होती, ठीक है, उस केस में जनरेट कम होती है, आप कह सकते हैं, तो उस केस में आपकी गहरी नींद आती है, ठीक है। तो जब आप गहरी नींद में होते हो तो आपके सेल्स का रिपेयरिंग जो होता है वो काफी ज्यादा फास्ट होता है, ठीक है, सेल्स जो रिपेयर होते हैं वो काफी ज्यादा फास्ट होते हैं। लेकिन जब आप REM में होते हो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपके ब्रेन से क्या होती हैं, जनरेट होती हैं, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स